हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप सब कोई ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू टॉपिक को हम लोग बेहतरीन अंदाज में समझेंगे। तो इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले मैं अपना आपको परिचय दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद ईदू हुसैन और आप देख रहे हैं द बियॉन्ड कॉन्सेप्ट। आज हम लोग इस लेक्चर में नर्वस टिश्यू को डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो नर्वस टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और उस एग्जांपल के जरिए इस टॉपिक तक हम लोग पहुंच जाएंगे। मान लीजिए कि आप अपने साइकिल से या पैदल स्कूल जा रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं और रास्ते में आपका मुलाकात हो गया एक खतरनाक और काला कुत्ता से। वो खतरनाक कुत्ता जो है, जिसका आंख काफी बड़ा बड़ा है, देखने में काफी खतरनाक है और वो कुत्ता आपको ही घूर रहा है, आपको ही देख रहा है। तो आप जैसे ही उस कुत्ते को देखेंगे तो आपको डर थोड़ा बहुत तो लगेगा। फिर आपका ब्रेन क्या कहेगा? ब्रेन आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि आप क्या कीजिए, उस कुत्ते से लड़िए या आप क्या कीजिए, उस जगह से तुरंत भाग जाइए। ये जो आपको इंफॉर्मेशन देगा, कौन देगा? ये ब्रेन डिसाइड करेगा कि आपको उस कुत्ते से लड़ना है या उस जगह से आपको भाग जाना है। तो इस पूरे फंक्शंस को उस वक्त जो कंट्रोल करेगा वो ब्रेन कंट्रोल करेगा। यानी आप उस कुत्ते को देखा, वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में पहुंचा, आपका ब्रेन उसको एनालाइज किया कि हमको इस कुत्ते से लड़ना चाहिए या वहां से भाग जाना चाहिए। आपको अगर आपका ब्रेन अगर ये डिसाइड करेगा कि वो आपको यहां से भाग जाना चाहिए, तो ब्रेन आपके पांव के मसल्स को इंफॉर्मेशन देगा। पांव के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होंगे, जिसके कारण उसमें मूवमेंट पैदा होगा और आप दौड़ के वहां से भाग जाएंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन को आपने कैरी किया, ब्रेन तक गया, फिर आपके पैरों तक गया, आपने वहां से भाग गया। ये पूरा सिस्टम, ये जो पूरा काम था, इसको कंट्रोल कौन किया? इसको कंट्रोल किया हमारा ब्रेन। और ब्रेन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेन किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और नर्वस सिस्टम किससे बनता है? नर्वस टिश्यू से बनता है। नर्वस सिस्टम बनता है नर्वस टिश्यू से। तो सबसे पहले हम लोग नर्वस टिश्यू को समझेंगे। तो नर्वस टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यू इज ए specialized tissue which transmit information to the different part of the body, to the different part of the body, and also control and coordinate all activities of our body। यानी नर्वस टिश्यू क्या है? एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के बाद हमारे बॉडी में जितना एक्टिविटी है सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ये कौन? नर्वस टिश्यू। अब ये जो टिश्यू, नर्वस टिश्यू है, ये किस चीज से मिलकर बना होता है? आप जानते हैं कि टिश्यू किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी ये जो नर्वस टिश्यू है तो सेल से मिलकर बना होगा। तो आखिर उस सेल्स का क्या नाम है? अगर हम उस सेल्स के बारे में स्टडी कर लेंगे तो हमको नर्वस टिश्यू के बारे में पता चल जाएगा। अगर हमको नर्वस टिश्यू के बारे में पता चल जाएगा तो हमको नर्वस सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस एक सेल के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे।
तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो नर्वस टिश्यू है, ये जो नर्वस टिश्यू है, ये किस चीज से मिलकर बना है? नर्वस टिश्यू किस चीज से मिलकर बना है? तो नर्वस टिश्यू जो होता है ये दो चीज से मिलकर बना होता है। एक का नाम होता है न्यूरॉन, या इसी को हम लोग कहते हैं नर्व सेल। नर्व सेल यानी ये टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल तो होगा, तो उसमें सेल्स क्या है? उस सेल्स का नाम है नर्व सेल। और इसमें कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं नर्वस टिश्यू में, जिसे न्यूरोगिलिया कहते हैं। न्यूरोगिलिया, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्लायल सेल। ग्लायल सेल। तो सबसे पहले हम लोग इस न्यूरॉन, ये जो एक सेल है जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, तो उस एक सेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सब लोग का टॉपिक है सबसे पहले वो है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन, न्यूरॉन को ही हम लोग नर्व सेल कहते हैं। नर्व सेल, नर्व सेल कहते हैं। ये नर्व सेल, हम लोग जब एक सेल चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि हमारे बॉडी का सबसे लंबा जो सेल होता है वो नर्व सेल होता है, न्यूरॉन होता है। तो ये न्यूरॉन क्या है? ये न्यूरॉन क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के सबसे, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा सेल जो होता है वो क्या होता है? वो नर्व सेल होता है, न्यूरॉन होता है। लगभग अप्रोक्सीमेटली ये इसकी जो लंबाई होती है वो 1 मीटर होता है। एक सेल का लंबाई 1 मीटर होता है। ये तो अब क्या करेंगे, इसका हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को जानेंगे कि नर्व सेल किसे कहते हैं। तो नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या है? ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो यूनिट क्या है? वो न्यूरॉन है। यानी ये न्यूरॉन एक सेल है। बहुत सारे न्यूरॉन मिलेगा तो नर्वस टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना देंगे? नर्वस सिस्टम। तो अल्टीमेटली ये जो नर्वस सिस्टम है किस चीज से बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन इज ए स्पेशलाइज्ड सेल, एक्साइटेबल सेल which transmit information from to the different part of the body। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल है, एक्साइटेबल सेल है। न्यूरॉन को हम लोग एक्साइटेबल सेल कहते हैं। एक्साइटेबल सेल कहते हैं, जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाने में मदद करता है। तो ये न्यूरॉन का डेफिनेशन है जो हमको पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सबसे पहले ना न्यूरॉन को ही देख रहे हैं, फिर न्यूरॉन जब पढ़ लेंगे तो नर्वस टिश्यू खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग चले जाएंगे नर्वस सिस्टम में। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर जरूर पूछता है। तो इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम मिटाते हैं फटाफट, इसको हम मिटाते हैं। ठीक, देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। बहुत सिंपल डायग्राम है इसका, सिंपल डायग्राम आप देख सकते हैं, पूरा सिंपल डायग्राम न्यूरॉन का सिंपल डायग्राम मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। न्यूरॉन का ये सिंपल डायग्राम है, देखिए न्यूरॉन का ये सिंपल डायग्राम है।
ये सिंपल डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे आप जो बनाया है, यहाँ पे जो बनाया है मैंने, यहाँ पे जो बनाया है, एक न्यूरॉन का डायग्राम मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे एक न्यूरॉन का डायग्राम बना रहा हूँ, एक न्यूरॉन का डायग्राम बना रहा हूँ। एक न्यूरॉन का ये डायग्राम है। एक न्यूरॉन का ये जो न्यूरॉन है, इसके स्ट्रक्चरों को हम सबसे पहले दो हिस्सों में बांटते हैं। आप ये जो गोला वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो गोला वाला स्ट्रक्चर है, इस गोले वाले स्ट्रक्चर का नाम है सेल बॉडी। सेल बॉडी या इसी को हम लोग कहते हैं सोमा। अलग अलग किताब में नाम दिया रहता है, कहीं पे सेल बॉडी लिखा जाता है, कहीं पे सोमा लिखा जाता है, और इसी को किसी किसी बुक में आप लिखा हुआ रहेगा साइटन। ये है साइटन, उसी का नाम है। होता है कि एक आदमी का दो दो नाम होता है, घरेलू नाम होता है, एक ऑफिशियल नाम होता है, जहाँ काम करता है वहां पे अलग नाम, घर में कुछ अलग नाम। उसी तरह से सेल बॉडी का एक सेल बॉडी है, एक उसका दूसरा नाम सोमा है, और अलग नाम एक तो साइटन भी है। तो अलग अलग नाम है सेल बॉडी। अब सेल बॉडी से आप देख रहे हैं जो सेल बॉडी है, अब सेल बॉडी से यहाँ पे दो तरह का आपको ब्रांच दिखने को मिलेगा। एक लंबा ब्रांच है इधर और एक छोटा छोटा ब्रांच है इधर। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। यानी सेल बॉडी से जो ब्रांच निकलता है उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। अब कुछ ब्रांच जो है वो छोटा है और कुछ ब्रांच जो है वो क्या है, लंबा है। तो ये जो छोटा छोटा ब्रांच निकला हुआ है साइटोप्लाज्म से, इसका नाम होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट, ये सब क्या है, डेंड्राइट है। और ये जो लंबा ब्रांच निकला हुआ है, लंबा जो ब्रांच निकला हुआ है, इस लंबे ब्रांच का नाम होता है एक्सन, जो यहां से यहां तक फैला हुआ। इस लंबे से ब्रांच का नाम होता है एक्सन। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल बॉडी का काम क्या होता है। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। क्योंकि एक सेल है तो न्यूक्लियस होगा। तो ये सेल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो है सेल बॉडी, ये जो सेल का, न्यूरॉन सेल का ये है साइटोप्लाज्म। क्या है ये, साइटोप्लाज्म। तो सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी इज ए न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। सेल बॉडी क्या है, न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। सेल बॉडी इज ए न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन। एंड ऑल्सो हैव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, आप लोग जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल्स ऑर्गेनल होते हैं। उसी तरह से साइटोप्लाज्म में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ निसिल्स ग्रेन्यूल्स नामी, कुछ निसिल ग्रेन्यूल प्रोटीन्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो बना होता है, निसिल्स ग्रेन्यूल यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे कुछ निसिल्स ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म में सेल्स ऑर्गेनल मौजूद होते हैं, उसी तरह से न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यहाँ पे निसिल्स ग्रेन्यूल्स होता है, निसिल्स ग्रेन्यूल्स होता है, ग्रेन्यूल्स होता है, यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। अब ये डेंड्राइट क्या है, डेंड्राइट क्या है, ये डेंड्राइट क्या है, ये शॉर्ट ब्रांच। ये क्या है, शॉर्ट ब्रांच है, शॉर्ट ब्रांच which are arised from साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म से arised हुआ है। ये क्या है, शॉर्ट ब्रांच है। एक्सन क्या है, ये है लॉन्ग ब्रांच। ये क्या है, लॉन्ग ब्रांच। लॉन्ग ब्रांच जो कहां से arise हुआ है, साइटोप्लाज्म से arise हुआ है। अब ये जो डेंड्राइट होता है, ये एक भी हो सकता है किसी न्यूरॉन में, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये जो डेंड्राइट है, ये वन भी हो सकता है, वन एंड मोर, एक और एक से ज्यादा हो सकता है। जबकि एक्सन जो होता है, ये हमेशा सिंगल होता है। एक न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन होगा, जबकि किसी किसी न्यूरॉन में डेंड्राइट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये डेंड्राइट क्या है, शॉर्ट ब्रांच है, और ये एक्सन क्या है, ये लॉन्ग ब्रांच है। ये हमेशा एक न्यूरॉन में एक ही होता है, और ये इसका नंबर क्या हो सकता है, बदल सकता है। किसी न्यूरॉन में एक हो सकता है, किसी में दो हो सकता है, किसी में दो या दो से ज्यादा हो सकता है। ये डेंड्राइट।
चलिए अब हम लोग काम देखेंगे कि आखिर इस डेंड्राइट का काम क्या होता है। इस डेंड्राइट का काम क्या होता है। ये जो डेंड्राइट है, मैं इसका काम यहां लिख रहा हूं, ये जो डेंड्राइट है इसका काम क्या होता है। डेंड्राइट का काम होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलाई जो होता है, स्टिमुलाई का मतलब होता है एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली जो होती है उसी हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, वो क्या है जो चेंज हो, माहौल में जो चेंज आती है इसी को हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं। तो डेंड्राइट का काम होता है कि जो भी स्टिमुलाई है उसको रिसीव करना, स्टिमुलाई को क्या करना, रिसीव करना, और स्टिमुलाई को रिसीव करके कहां भेज देना, टूवर्ड सेल बॉडी। मतलब इन्वायरमेंट से स्टिमुलस को रिसीव करो और किसको दे दो भाई साहब, आप सेल बॉडी को दे दो। अब सेल बॉडी क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ब्रेन क्या करता है, किसी भी काम को, किसी भी स्टिमुलस को, कोई भी जो चेंजेस आता है, तब्दीली आता है, उसको एनालाइज करता है, फिर उसको आगे ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे है न्यूक्लियस, जैसे ही इंफॉर्मेशन बाहर से आया तो उसको सबसे पहले क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, फिर एनालिसिस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ ट्रांसफर कर देगा। किसको दे देगा आगे, जिसका नाम है एक्सॉन। यानी ये रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को, किससे, डेंड्राइट से, और ट्रांसफर किसको कर देगा, एक्सॉन को ट्रांसफर कर देगा इंफॉर्मेशन को। फिर ये एक्सॉन क्या है, जो भी इंपल्स है, जो भी सिग्नल आया, इंफॉर्मेशन आया, उसको सेल बॉडी से दूर ले जाएगा, ले जाते फिर ये जो सेल एक्सॉन का जो आखिरी हिस्सा होता है, ये ब्रांच होता है, इसको हम लोग कहते हैं नर्व एंडिंग, ये है नर्व एंडिंग, या इसी का दूसरा नाम है, जो ब्रांच पार्ट है एक्सॉन का, इसी का नाम है एक्सोनल टर्मिनल। अब ये इंफॉर्मेशन जो है इस ये वाले पार्ट्स में आएंगे, फिर ये जो सिग्नल है, जो इंफॉर्मेशन है, फिर यहाँ से दूसरे न्यूरॉन में वो चले जाएंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन में चले जाएंगे, यहां से आगे दूसरा न्यूरॉन होगा, इस तरह से ये डेंड्राइट होगा, दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट होगा। फिर ये क्या होगा, इंफॉर्मेशन, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो इंफॉर्मेशन आया, वो केमिकल सिग्नल में यहाँ तब्दील हो जाएगा। फिर केमिकल सिग्नल को ये डेंड्राइट रिसीव करेगा, फिर किसको पहुंचाएगा, ये सेल बॉडी को, फिर सेल बॉडी आगे एक्सॉन को पहुंचा देगा। इसी तरह से हमारे बॉडी में न्यूरॉन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन वो ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल मैसेज के रूप में। जैसे वायर में करंट बहती है ना, उसी तरह से न्यूरॉन में जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। अब ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में काफी तेज, काफी फास्ट होता है। फिर ये जैसे नर्व एंडिंग में वो इंफॉर्मेशन आता है, वो केमिकल सिग्नल में चेंज होता है। फिर उस केमिकल सिग्नल को कौन रिसीव करता है, रिसीवर हमेशा कौन है, जैसे घर में मेहमान आता है, कुछ रिसीव करने वाला होता है ना, तो रिसीवर करने का काम होता है, रिसीवर जो रिसीव करने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। फिर हम लोग मेहमान को अपने अम्मी अब्बू से मिलाते हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उससे मिलाते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है डेंड्राइट किसको पहुंचाएगा, रिसीवर किसको पहुंचाएगा, सेल बॉडी को, ये हेड ऑफ द फैमिली है। फिर जब वो खाना वाना हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको हेड ऑफ द फैमिली जो हमारे घर का मेंबर होते हैं, उस मेहमान को घर से रवाना कर देते हैं कि भाई साहब हो गया, अब चलो अब घर जाओ। तो ये सेल बॉडी क्या करता है, फिर जैसे इंफॉर्मेशन सेल बॉडी के पास आता है, वो आगे की तरफ ट्रांसमिट कर देता है, यानी रास्ता दिखा देता है कि आप भाई साहब आज इस रास्ते से ये रास्ता पकड़ो और घर जाओ। उसी तरह से ये क्या करता है, सेल बॉडी उसी में वो जो इंफॉर्मेशन होता है एक्सॉन वाला रास्ता दिखा देता है कि भाई साहब आप इस रास्ता पकड़ो और इस रास्ते से क्या करना है, आपको घर जाना है। उसी तरह से इंफॉर्मेशन क्या होता है, एनवायरनमेंट से डेंड्राइट में आते हैं, डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, और फिर यहाँ से क्या होता है, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, और यहाँ इसी तरह से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होते रहते हैं और हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन पहुंचते रहते हैं। तो आप लोगों ने इस पूरे स्ट्रक्चर को देखा। इस पूरे स्ट्रक्चर में 3 बात आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर में, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहला होता है डेंड्राइट,
डेंड्राइट क्या है भाई साहब, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ये छोटा सा ब्रांच है जो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, जो इन्वायरमेंट से स्टिमुलस को क्या करता है, रिसीव करता है। यानी रिसीवर, मेहमान आता है तो मेहमान को रिसीव करने वाला होता है ना, उसी तरह से रिसीवर का काम करता है। फिर ये पहुंचा देगा हमारा किसको, सेल बॉडी को। सेल बॉडी किसे कहते हैं, सेल बॉडी इज द न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, जिसमें न्यूक्लियस होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म होता है। अब आप लोग जानते हो कि साइटोप्लाज्म में सेल्स ऑर्गेनल होते हैं, तो सारा सेल ऑर्गेनल यहाँ पे मौजूद होते हैं। और एक न्यूरॉन में न्यूक्लियस अगर है तो न्यूक्लियस क्या करता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है, सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसी तरह से एक न्यूरॉन के सभी कामों को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, हमारा न्यूक्लियस। जैसे घर में हमारे सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, हमारे माँ बाप। उसी तरह से ये सेल बॉडी में जो न्यूक्लियस है न्यूरॉन के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर ये करता क्या है, इंफॉर्मेशन को आगे भेज देता है, ये एक्सोन को भेज देता है। एक्सोन क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ये काफी लंबा ब्रांच होता है और ये सिंगल होता है, एक अकेला होता है, एक न्यूरॉन में अकेला। फिर ये इंफॉर्मेशन को आगे दूसरे न्यूरॉन में भेजता है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। एग्जाम में आपसे सीधा पूछ सकता है कि भाई साहब आप बताओ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाओ, तो ये आपको बनाना पड़ेगा डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन। अब होता क्या है, जब इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन एक्सोन के थ्रू आगे ट्रांसमिट होता है, आगे जैसे ट्रांसमिट होता है, तो इस एक्सोन के चारों तरफ एक लेयर होता है जिसका एक कवरिंग शीट होता है, एक परत होता है जिसके चारों तरफ घिरा हुआ है, एक्सोन के चारों तरफ घिरा हुआ है। मान लो कि ये क्या है, एक्सोन है, इसके चारों तरफ मैं क्या करूंगा, एक लेयर से घेर दूंगा इसको, तो उस लेयर का नाम होता है माइलिन शीट, माइलिन शीट। इस लेयर का क्या नाम है, माइलिन शीट। और इस लेयर को बनाने वाला होता है एक सेल जिसका नाम होता है स्वान सेल, स्वान सेल। यानी माइलिन शीट क्या है, एक कवरिंग है, कवरिंग शीट है जो एक्सोन के ऊपर होता है, उसको बनाने वाला कौन होता है, स्वान सेल होता है। आखिर इस माइलिन शीट का क्या काम, रोल क्या है, तो माइलिन शीट का काम होता है इंसुलेट कर देना, इंसुलेट कर देना। किसको, एक्सोन को इंसुलेट कर देना, क्योंकि एक्सोन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स गुजरता है, वो इंपल्स इधर उधर ना बहके, इधर उधर ना लीक ना हो जाए, एक्सोन से वो इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में वो क्या करे, वो फ्लो हो, एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन जाए। तो उस वजह से इसलिए जो हमारा माइलिन शीट है वो कवरिंग करता है और इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाता है। वो इंफॉर्मेशन इससे जब ये लिपट जाता है एक्सोन के चारों तरफ, तो ये इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में जाता है, लीक नहीं होता है, तो लीकिंग से बचाता है, इंसुलेट कर देता है। जैसे हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल केटली में चाय बनाते हैं, जो थर्मस वगैरह होता है, हीट को बाहर होने नहीं देता है, उसी तरह से ये इंफॉर्मेशन को बाहर होने नहीं देता है, इंफॉर्मेशन एक ही तरफ जाता है। जो इसका काम होता है माइलिन शीट का काम होता है। और माइलिन शीट को बनाता कौन है, ये स्वान सेल। ये माइलिन शीट को कौन बनाता है, ये स्वान सेल, ये है स्वान सेल। मैंने जो दिखाया ना, ये स्वान सेल है, ये स्वान सेल है। ये जो लेयर है इसका नाम है माइलिन शीट। आपको एक ना ये जो माइलिन शीट है, माइलिन शीट के बीच में एक गैप नजर आ रहा है, between the myelin sheath, a gap present between the myelin sheath in the axon is known as node of Ranvier, node of Ranvier, node of Ranvier। ये जो गैप है, the gap present between the myelin sheath in axon, एक्सोन के ऊपर में जो माइलिन शीट है और माइलिन शीट के बीच में जो गैप पाई जाती है, उस गैप का नाम होता है नोड ऑफ रेनवियर। इसका काम क्या होता है नोड ऑफ रेनवियर का, कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या कर देता है, वो स्पीड कर देता है। यानी इंफॉर्मेशन जो यहां से यहां तक जाता है उसके जाने के रफ्तार को बढ़ा देता है, कौन, नोड ऑफ रेनवियर। ये इसका काम। फिर इंफॉर्मेशन जब जैसे ही नर्व एंडिंग में पहुंचता है, फिर वो नर्व एंडिंग से ही एक गैप, दो न्यूरॉन के बीच में ये जो गैप मौजूद होता है, इस गैप का नाम होता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, साइनेप्स क्या है, मैं आपको बता रहा हूं साइनेप्स क्या है। द स्मॉल गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो छोटा सा गैप होता है ना, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन यहां से स्टार्ट हो रहा है,
ये एक न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट है, दूसरे न्यूरॉन का शुरुआती वाला पार्ट है, दोनों के बीच में ये जो छोटा सा गैप है, इसी गैप का नाम है साइनेप्स। फिर इसी साइनेप्स से आगे ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बेहतरीन अंदाज में समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये है एक न्यूरॉन। न्यूरॉन का काम देख लिया आप लोग, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होता है एक जगह से। मैं आपको इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले डेंड्राइट में आता है इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कहाँ आता है, डेंड्राइट। डेंड्राइट से कहा जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी से कहा जाता है एक्सॉन। एक्सॉन खत्म होता है, फिर यहाँ पे गैप आता है। गैप आता है जिसका नाम होता है साइनेप्स। साइनेप्स साइनेप्स फिर उस गैप के बाद फिर से स्टार्ट होता है डेंड्राइट। क्या स्टार्ट होता है, डेंड्राइट। फिर से एक्सॉन, फिर से सेल बॉडी, उसके बाद फिर से एक्सॉन, फिर से यहाँ पे एक गैप आएगा जिसका नाम साइनेप्स। उसके बाद स्टार्ट होगा फिर से डेंड्राइट, फिर से सेल बॉडी, फिर से एक्सॉन। ऐसे इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होते रहता है। तो हम लोग ने देख लिया एक न्यूरॉन के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग देख लिया। इसका काम भी देख लिया, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको हम मिटा रहे हैं। मैंने नर्वस टिश्यू का, न्यूरॉन सेल का पूरा डिटेल्स आपको पढ़ा दिया, इससे स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, फंक्शंस पढ़ा दिया। अभी मैं यहाँ बात करने वाला हूँ ग्लायल सेल्स का, मैं बात करने वाला हूँ न्यूरोग्लिया का। मैंने आपको लिखा था यहाँ पे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। फटाफट लिख लो, मैं हट रहा हूँ, फटाफट लिख लो आप लोग इसको। स्क्रीन शॉट भी कर सकते हो आप लिखने के लिए बाद में। चलिए 1 2 3 मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलिए मैं जल्दी जल्दी मिटा। मैंने अभी आपको दिखाया कि जो नर्वस टिश्यू है एक तो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और दूसरा बना होता है न्यूरोग्लिया से। न्यूरोग्लिया से बना होता है। तो ये न्यूरोग्लिया आखिर क्या है, मैं तो न्यूरॉन देख लिया कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसी न्यूरॉन से नर्वस टिश्यू बनता है, नर्वस टिश्यू बनता है, नर्वस टिश्यू से नर्वस सिस्टम बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है। अब भाई साहब इसका क्या काम, इसका क्या रोल, इसका क्या रोल? सारा तो नर्वस सिस्टम कौन बना रहा है, यूनिट तो मैं कह रहा हूं न्यूरॉन को। ये जो नर्वस सिस्टम बना हुआ है ये तो न्यूरॉन है, तो इसका क्या काम, न्यूरोग्लिया का क्या काम? तो न्यूरोग्लिया ना कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, नॉन नर्वस सपोर्टिंग सेल्स है। ये न्यूरोग्लिया क्या है, न्यूरोग्लिया आर नॉन नर्वस सपोर्टिंग सेल which help in protecting, nourishing the neuron cell in the nervous system। ये जो न्यूरॉन भाई साहब है इतना प्रिसाइजली अपना काम को कर लेता है। कैसे कर लेता है? अकेला न्यूरॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता नर्वस सिस्टम में। उसके काम को होने में वो जो काम करता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दो भाई साहब, अकेला वो काम नहीं कर सकता। तो इसका मदद कौन करता है? इसका मदद करता है न्यूरोग्लियल सेल। जैसे मैं बता रहा हूं, ये क्या है, न्यूरॉन सेल है। एक हमारा ये न्यूरॉन सेल है, ये न्यूरॉन सेल है, ये न्यूरॉन सेल है। मैं आपको न्यूरॉन सेल बना रहा हूं। इसका काम होता है कि इंफॉर्मेशन यहां से आया, सेल बॉडी में आया, इंफॉर्मेशन आगे जा रहा है। तो इंफॉर्मेशन जो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है आसानी से, इसमें मदद कौन करता है? इसमें मदद करता है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल क्या होते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन से ज्यादा न्यूरोग्लियल सेल्स ही होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स का मतलब सपोर्टिंग सेल, जो सपोर्ट करेगा किसको? न्यूरॉन को।
न्यूरॉन अपना काम अकेला नहीं कर सकता, किसी का उसको मदद चाहिए, और मदद करने वाला कौन है यहाँ पे? न्यूरोग्लिया क्या है? मदद करने वाला सेल। अब क्या क्या कैसे मदद करेगा? ये न्यूरॉन के आसपास में जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन के आसपास में जो सेल्स होते हैं वो होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, या इसी का नाम होता है ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स, इसका काम क्या होता है? मान लो कि न्यूरॉन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, लीक ना हो जाए, इधर उधर आसानी से आगे जाए। तो लीक होने से जो बचाता है, इंसुलेटिंग जो करता है, वो इंसुलेटिंग करने में कौन मदद करता है? न्यूरोग्लियल सेल। मैंने आपको बताया था कि माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ कौन बनाता है? स्वान सेल। स्वान सेल क्या है? स्वान सेल इज ए न्यूरोग्लियल सेल। जो माइलिन शीथ बनाता है उसके ऊपर एक कवरिंग बनाता है जो इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाता है, वो भी क्या है? न्यूरोग्लियल सेल ही था। स्वान सेल एक न्यूरोग्लियल सेल्स था। और ये करता क्या है? ये न्यूरॉन को इंजरी से बचाता है। क्यों? कि न्यूरॉन ना नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, न्यूरॉन डिवाइड करने का न्यूरॉन के अंदर डिवाइड करने वाला प्रॉपर्टी नहीं है। अगर न्यूरॉन को चोट लग जाए, इंजरी आ जाए, तो वो जल्दी क्या होगा? हील नहीं होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। तो ये न्यूरोग्लियल सेल्स कहता है न्यूरॉन को, ए भाई साहब तू टेंशन मत ले, तेरे पीछे मैं हूं, तू काम कर बस, मैं तेरा मदद करने वाला हूं। कौन? मेरा नाम है न्यूरोग्लियल सेल्स। तुमको चोट लगने से बचाऊंगा मैं, तुमको चोट लगने से पहले मैं चोट खाऊंगा, मैं जितना पेन है वो सब पेन मैं लूंगा। जो भी इंजरी होगा सबसे पहले कहां होगा? न्यूरोग्लियल सेल में होगा। सबसे पहले इस न्यूरॉन को ये प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, यानी प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन, प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन। इसका काम होता है न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इंजरी से। अगर इंजरी हो गया तो ये न्यूरॉन क्या जल्दी हील नहीं होगा, तो उसको बचाने वाला कौन है? न्यूरोग्लियल सेल। फिर क्या होता है हमारे बॉडी में? जो जर्म होता है, बैक्टीरिया, वायरस, वो हमारे न्यूरॉन सेल को क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जैसे ही बैक्टीरिया, वायरस नुकसान पहुंचाने के लिए जाता है, तो उसके सामने में कौन खड़ा हो जाता है? न्यूरोग्लियल सेल्स खड़ा हो जाता है, कहता है कि भाई साहब न्यूरॉन को नुकसान पहुंचाने से पहले आपको मेरे साथ लड़ना होगा। तो ये फेगोसाइटिक नेचर का होता है। वायरस आता है निगल लेता है, बैक्टीरिया आता है निगल लेता है, यानी उसको कोई बीमारी होने नहीं देता है, कोई इंफेक्शन होने नहीं देता है। ये एक्ट एज ए फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक का मतलब इनगल्फिंग नेचर। जो वायरस हो, जो बैक्टीरिया हो, जो न्यूरॉन को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको वो इनगल्फ कर लेता है और बीमारियों से बचाता है न्यूरॉन को, इन्फेक्शन से बचाता है कौन? न्यूरॉन। फिर ये तो इंजरी से बचा दिया, ये तो बीमारी से बचा दिया। अब न्यूरॉन जो काम करता है इतना सारा इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाता है, तो उसके लिए खाना चाहिए, तो खाना कौन लाएगा? उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कौन लाएगा? ये तो न्यूरोग्लियल सेल्स है। न्यूरोग्लियल सेल्स कहता है नहीं टेंशन कोई भाई साहब, मैं हूं, तेरा काम है इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, बाकी तू सब भूल जा, तो एक ही काम कर। जैसे आपका माँ पेरेंट्स कहता ना कि बेटा बेटी तुम बस पढ़ो, मैं कमा के लाऊंगा, मैं तुमको खाना खिलाऊंगा, मैं सपोर्ट करने वाला हूं, तुम्हारा सपोर्टर, बस तुम्हारा काम है पढ़ना। उसी तरह से न्यूरोग्लियल सेल्स कहता है न्यूरॉन को, तेरा काम है इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तुमको खाना चाहिए, मैं खाना ला के दूंगा, तुमको ऑक्सीजन चाहिए, मैं ऑक्सीजन ला के दूंगा, तुमको प्रोटेक्शन चाहिए, कोई बीमारी ना हो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। सारा काम कौन करेगा? न्यूरोग्लियल सेल्स ही करेगा। तो इसका काम क्या होता है? एक तो प्रोटेक्शन करना, एक तो क्या करना, उसको जो डिजीज होते हैं, जो जर्म होते हैं, उससे बचाना। और क्या काम होता है? इसको फूड प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, और क्या प्रोवाइड करना? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, न्यूरॉन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो सारा काम कौन करता है? ये न्यूरोग्लियल सेल्स ही करता है। और एक अच्छी बात बताऊं आपको, हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन से ज्यादा न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, इसका साइज क्या होता है? साइज जो है स्मॉल होता है। न्यूरॉन का जो साइज होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है। लेकिन अगर नंबर में बात किया जाए कि नर्वस सिस्टम में किसका नंबर ज्यादा है, तो मोर इन नंबर न्यूरोग्लियल सेल ज्यादा होता है।
किसके मुकाबले में? न्यूरॉन के मुकाबले में। इसका नंबर क्या होता है? इसका नंबर कम होता है, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। नंबर में क्या होता है? कम होता है। किसके मुकाबले में? ये न्यूरोग्लियल सेल्स के मुकाबले में। भाई साहब, काम करने वाला से ज्यादा प्रोडक्शन वाला होना चाहिए। अगर तुमको हिफाजत करने वाला नहीं होगा, तो काम कुछ खाना देने वाला नहीं होगा, तो हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे? आप इतने आसानी से पढ़ाई कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स मतलब काम कर रहा है, आपको खाना दे रहा है, आपको कपड़ा दे रहा है, आपको स्कूल भेज रहा है, तभी आप आसानी से पढ़ पा रहे हो। इसी तरह से वो न्यूरॉन आसानी से इसलिए काम कर पा रहा है क्योंकि उसके पास सपोर्टिंग सेल है, न्यूरोग्लियल सेल, खाना देने वाला, ऑक्सीजन देने वाला, बीमारियों से बचाने वाला, इंजरी से बचाने वाला, वो है न्यूरोग्लियल सेल्स। अब ये हमने सेल्स पढ़ लिया। इन दोनों सेल से क्या बना हुआ है? नर्वस टिश्यू बना हुआ है, और नर्वस से उससे क्या बनेगा? नर्वस सिस्टम बनेगा। और नर्वस सिस्टम क्या है भाई साहब? नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम का मतलब हमारा है ब्रेन, जो दिमाग है वो है। नर्वस सिस्टम से मुराद है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। और नर्वस सिस्टम से मुराद है नर्व, नर्व, नर्व। तो ये ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, नर्व हो गया, ये इसका पार्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? न्यूरॉन। यानी अल्टीमेटली ये ब्रेन किससे बना हुआ है? न्यूरॉन। स्पाइनल कोड किससे बना हुआ है? न्यूरॉन। नर्व किससे बना हुआ है? न्यूरॉन। ये तीनों मिलकर के क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर जितना सारा एक्टिविटी है, जितना सारा काम है, सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। कौन? नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम आपका क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10 का टॉपिक। क्लास 10 में हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अभी आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया है कि नहीं? अगर आ गया है तो आप तभी कमेंट कीजिए कि सर हमको समझ में आ गया है। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में कि सर इस टॉपिक को आप फिर से हमको बता दीजिए, तो कमेंट कीजिए, मैं क्या करूंगा फिर से आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।